आज हम ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए मैथमेटिक्स पेपर सेकंड के बारे में देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम समुच्चय यानी सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक्स को। सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स यानी समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो क्या हो सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइन हो, उसको हम सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी वेल डिफाइन का मतलब होता है कि अगर कोई जो सेट है वो किसी भी व्यक्ति को बनाने के लिए दे दिया जाए तो सब के जो एलिमेंट है सेट के वो सब के लिए समान हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लो कोई कक्षा है, उसमें आपको उन विद्यार्थियों का चयन करना है या उन विद्यार्थियों का समुच्चय बनाना है जिनके फर्स्ट डिवीज़न है या फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा वाले। तो वो ये काम अगर किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो अगर मान लो अंक तालिका चेक करके फर्स्ट डिवीज़न वाले या फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा वालों को जब चयन करना होगा तो वो फिक्स एलिमेंट यानी फिक्स विद्यार्थी होंगे, उन्हीं का उनमें चयन होगा और उनका समुच्चय बना लिया जाएगा। तो ये काम चाहे व्यक्ति ए करे, बी करे, सी यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो ये सभी के लिए सेम होगा। इसी को वेल डिफाइन कहते हैं, सुपरिभाषित कहते हैं। और अगर ये ऐसा सेट बनाना हो कि कोई कक्षा दे दी जाए, उनमें कमज़ोर विद्यार्थी या होशियार विद्यार्थियों का मान लो आपको संग्रह करना है, तो ये वेल डिफाइन इसलिए नहीं होगा, सुपरिभाषित इसलिए नहीं होगा। अगर मान लो केमिस्ट्री का जो अध्यापक है उसको समुच्चय बनाने की बात की जाएगी तो हो सकता है केमिस्ट्री में जो विद्यार्थी होशियार हो वो मैथ में होशियार ना हो। तो मैथ्स वाले सर जब बनाएंगे उस सेट में समुच्चय में, वो उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग समुच्चय बनेगा। जब भी व्यक्ति के लिए अगर अलग अलग समुच्चय में यानी कि एलिमेंट अलग अलग प्राप्त हो रहे हो तो वो वेल डिफाइंड नहीं यानी कि सुपरिभाषित नहीं होता है। तो समुच्चय जो होता है यानी कि सेट हम कब कहेंगे, जब हम वस्तुओं का संग्रह कर रहे हो और वो सब के लिए समान हो। कोई भी व्यक्ति हो कहीं पर भी आप वो सेट बनाए तो सब के लिए समान आंसर आ रहा हो या एलिमेंटों का समान हो तो उसको हम सुपरिभाषित कहते हैं। तो ये सेट की डेफिनेशन ध्यान रखना। फिर संख्याओं के सेट, जो नंबर ऑफ सेट्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में 1 से स्टार्ट होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फिर पूर्ण नंबर, होल नंबर, जिनको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यानी कि होल नंबर का सेट कौन सा होता है, जब नेचुरल नंबर में जीरो और मिला दिया जाए तो ये जो प्राप्त होता है समुच्चय, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ये कौन सा होता है, जिनको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इनमें नेगेटिव संख्या, जीरो और पॉजिटिव संख्या शामिल कर ली जाती है। फिर परिमेय संख्याओं का यानी ये जो सेट होता है ये कौन सा होता है, परिमेय संख्याओं का, जिनमें परिमेय संख्या को शामिल किया जाता है। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में जो इरेशनल नंबर हैं उनको शामिल किया जाता है। फिर वास्तविक संख्या में हम देंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये सब शामिल हो जाते हैं। नंबर को हम देखें, पहले भी हमने ये वीडियो में चर्चा की थी, वापस एक बार करते हैं कि जो ये नंबर का सेट होता है, इसमें सबसे बड़ा यानी कि यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसकी फॉर्म ए प्लस आइटा बी हो। आइटा एक काल्पनिक संख्या यानी कि अंडर द रूट -1 के संख्या की वैल्यू को हमने आइटा से डिनोट करते हैं। प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। जैसे हमने जेड को लिख दिया ए प्लस आइटा बी, तो ए है ये तो इसका रियल पार्ट है, जो आइटा के मल्टीपल में होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो जब प्योरली रियल नंबर कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, और प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा, जब रियल पार्ट जीरो हो जाए। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे जेड लिख रखा है प्लस आइटा बी। जो ए और बी है ये तो रियल नंबर ही होंगे, लेकिन जो हम बात करेंगे प्लस से पहले ये ए है, इसको रियल पार्ट कहते हैं। जो बी है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, क्योंकि आइटा के मल्टीपल में अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जब इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी जीरो हो जाए तो उसको प्योरली रियल नंबर कहेंगे।
जीरो को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी जीरो सबसे बड़ा। हम कह सकते हैं जीरो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट किए, जैसे एक तो रियल नंबर यानी प्योरली रियल और एक प्योरली इमेजिनरी। अभी हम प्योरली रियल नंबर की चर्चा कर रहे थे कि जो ये प्योरली रियल नंबर है इसको हम रेशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। फिर रेशनल नंबर कौन से होते हैं, फ्रैक्शन, एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, एक इंटीजर फॉर्म में होंगे। फ्रैक्शन की भी बात करेंगे, फ्रैक्शन के भी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये तीन टाइप्स होते हैं। इंटीजर नंबर होते हैं ये नेगेटिव और होल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। फिर होल नंबर होता है जो जीरो और नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर भी हम वन, प्राइम और कंपोजिट नंबर में इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। तो ये चार्ट ध्यान रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जीरो नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो जीरो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, ये कथन सत्य है क्या? तो सत्य है। जो नीचे पार्ट में आ जाएंगे वो ऊपर वाले में तो अंडरस्टूड है कि उसमें तो शामिल होंगे ही होंगे। तो इस चार्ट को ध्यान में रखना। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो सभी संख्या नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है वो सब रियल नंबर है। रेशनल नंबर जो पी upon क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो सब रेशनल नंबर है। और इसमें अगर दशमलव की बात करें तो दशमलव में भी एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में वो संख्याएं शामिल होंगी जिनका हमें रिपीटेशन का क्रम पता हो। तो ये दो प्रकार की रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल जो नंबर है इनमें देख सकते हैं हम, जैसे पहले तो हम इंटीजर की बात कर लें तो वन, जीरो, माइनस वन, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वाले इंटीजर नंबर। फिर फ्रैक्शन पी बाई क्यू वाले, यहाँ पर ध्यान रखना 22/7 ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे वो इरेशनल नंबर है। जब हम पाई की बात करते हैं पाई इरेशनल नंबर आता है, ध्यान रखना। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 ये रेशनल नंबर है क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लगभग पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ध्यान रखना एग्जैक्ट पाई 22/7 नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर दशमलव वाले में हम दशमलव की अगर टर्मिनेटिंग संख्या है तो वो रेशनल नंबर में होगी, और अगर नॉन टर्मिनेट संख्या है लेकिन हमें रिपीटेशन का क्रम पता चल रहा है तो इस टाइप की संख्या प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर में शामिल होती है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं है, जैसे दो तो विशेष होते हैं पाई और ई, और एक जो नॉन टर्मिनेटिव में हमें रिपीटेशन का क्रम पता नहीं चले वो सभी इरेशनल होता है। और एक कोई संख्या के ऊपर कोई संख्या दे रखी है और उसके पावर में 1/2, 1/3 इस टाइप के लिख रखे हैं, वो भी इरेशनल नंबर में शामिल होते हैं। फिर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन a/b यानी कि अंश और हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो प्रॉपर होता है, और इसका उल्टा कर दें अंश बड़ा और हर छोटा कर दें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। फिर इनको प्योरली रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग रिएक्स, इनको भिन्न में बदलना वगैरह आना चाहिए। इंटीजर नंबर की हमने ऊपर बात कर ली थी, होल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई नंबर प्राइम नंबर कब कहलाएगा, अगर उसमें एक और उस संख्या स्वयं का ही भाग जाए, इनके अलावा कोई ऐसी संख्या हमें प्राप्त नहीं हो जिसका इनमें भाग जा रहा हो, इन किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना हो, तब हम प्राइम नंबर कहेंगे उसको। यानी कहने का मतलब प्राइम नंबर के केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एकमात्र सम प्राइम नंबर जो दो है, ये एकमात्र प्राइम और अभाज्य संख्या, यानी कि ये ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो सम भी है। तो एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो केवल 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर सबसे छोटी भी 2 ही है। यहाँ पर ध्यान रखना है 1 इज नॉट प्राइम और नॉट कंपोजिट। ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट, यानी कि ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही ये अभाज्य संख्या है। और जीरो का भी ध्यान रखना, ना ही प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है।
और यहाँ पर प्राइम नंबर की बात कर रखी है, 2, 2 के बाद में 3, 5, 7, 11। ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी, यानी इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, इनके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता, यानी कोई इन स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये प्राइम नंबर की बात की। फिर कंपोजिट नंबर, यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 की बात करें तो इसमें 1 का भी भाग जाएगा स्वयं का। इनके अलावा 2 ऐसी संख्या है जिसका इसमें भाग जा रहा है, यानी कि इसके 3 फैक्टर हो गए, एक तो 1, 4, 2। जैसे 6 की बात करें तो 6 में 1 और 6 तो है ही है फैक्टर, एक 3 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर हमें फैक्टर प्राप्त हो रहे हो, यानी कि 2 से ज़्यादा ऐसी संख्याएं प्राप्त हो रही हो जो उस संख्या को डिवाइड कर रही हो, तो वो कंपोजिट नंबर में शामिल होता है। फिर को प्राइम नंबर की बात करें तो को प्राइम नंबर है फैक्टर, ये एक 2 संख्याओं की प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई 2 संख्याएं जिनमें कॉमन 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो, यानी कि 1 के अलावा किसी कॉमन संख्या का उनमें डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इनकी चर्चा पहले भी की थी हमने। फिर इवन नंबर वगैरह तो आप जानते ही हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो रही हो वो इवन। और ऑड नंबर की बात करें जो 2 से विभाजित ना हो वो ऑड नंबर होता है। फिर हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी, इसमें आइटा के वैल्यू ध्यान रखना है, अंडर द रूट -1 होती है। आइटा का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि आइटा इंटू आइटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 वैल्यू आएगी। आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है। आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है। इन 4 वैल्यू से हम आइटा की पावर में कुछ भी संख्या दे रखी हो तो उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फिर काल्पनिक संख्या का समुच्चय क्या होता है या काल्पनिक संख्या क्या होती है? अगर अंडर द रूट के नीचे कोई नेगेटिव संख्या हो तो वो संख्या काल्पनिक होती है, यानी कि किसी भी नेगेटिव संख्या का हम अंडर द रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सब संख्याएं काल्पनिक है, केवल कल्पना की जा सकती है। हम समुच्चय सिद्धांत में पढ़ रहे थे। अब समुच्चय को दर्शाने की 2 विधियाँ होती है, एक तो रोस्टर विधि जिसको हम सूचीबद्ध विधि भी कहते हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि या नियम रूप भी कहते हैं। ये 2 मेथड होते हैं, इनमें क्या होता है हम देखेंगे। रोस्टर विधि, इस विधि में वस्तुओं की सूची बनाकर उसको मंझले कोष्ठक में अंदर रख दिया जाता है। जैसे हमें एक समुच्चय बनाना है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे, जो ये मंझला कोष्ठक होता है इसमें 1 से लेके 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को सभी को लिख देंगे। इस विधि की खास बात ये है कि यदि कोई वस्तु 2 या 2 बार अधिक आए तो उसको सेट में एक ही बार लिखना है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि किसी संख्या को हमें रिपीट नहीं करना होता है रोस्टर विधि में, ये समुच्चय लिखते टाइम। जैसे स्कूल के अक्षरों का समुच्चय बनाना है तो ये डबल ओ आया है, ये समुच्चय बनाएंगे तब एक ही बार लिखा जाएगा और इसमें सभी संख्याएं लिख दी जाती है। तो ये रोस्टर विधि होती है, इसमें ये फाइनाइट तक तो ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट तक तो बना सकते हैं। फिर समुच्चय विधि, इस विधि में जो दी गई वस्तुओं को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें उसको समुच्चय निर्माण के लिए आवश्यक एक कथन लिख दिया जाता है। जैसे 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का हमें समुच्चय बनाना है तो हम लिख देंगे इस सेट में या जो ये समुच्चय बना रहे हैं इसमें एक्स का मतलब कि वो संख्याएं शामिल होगी। फिर उसके बारे में लिख देंगे कौन सी संख्या, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक्स और आगे ये चिन्ह लगा के एक्स 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया मतलब इस समुच्चय में 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या सभी शामिल हो गई, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। फिर एम्प्टी सेट क्या होता है यानी रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको रिक्त समुच्चय, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, यह मंझला कोष्ठक लिख के बिना कोई संख्या लिखे प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए 2 और 3, 2 से तो बड़ी 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप जानते हो 2 और 2 के बाद में प्राकृतिक संख्या 3 ही होती है, इनके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसा सेट बनाओगे तो उसमें एक भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा जिसको फाई से डिनोट करोगे। फिर इक्वल सेट क्या होता है कि 2 सेट इक्वल कब होंगे? ध्यान रखना, इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट यानी कि समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए।
समान समुच्चय, दो समुच्चय या दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे? उनके एलिमेंटों की संख्या और एलिमेंट दोनों समान होंगे, तब वो जो समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे ए और बी है, तो इनमें एलिमेंटों की संख्या भी तीन, दोनों में तीन तीन सेम है, और जो एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, ये दोनों भी वही एलिमेंट है, तो ये समान समुच्चय होता है। तुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि अवयव समान हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने ए और बी लिया, ए में 1 2 3 यानी एलिमेंट तीन ही है, बी में ए बी सी लिए तो तीन ही एलिमेंट है, तो दोनों में जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी कि इनमें अवयवों की संख्या समान है, लेकिन अवयव समान नहीं है। अगर अवयवों की संख्या समान हो तो वो तुल्य समुच्चय कहलाता है, और अवयव खुद भी समान हो यानी कि संख्या और दोनों समान हो जाए, अवयव स्वयं समान हो जाए, तो उनको समान यानी कि इक्वल सेट कहते हैं। फिर परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट सेट्स क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो यानी कि जिसको हम काउंट कर सकें, उनको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको दर्शाने का तरीका ऐसा होता है, जैसे ए सेट है, इसके लिए 7 एलिमेंट है इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू 7 लिखते हैं। फिर इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो यानी जिनको गिना न जा सके, उनको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट वगैरह भी हमने देखे थे। फिर हम सब सेट की बात करेंगे यानी उप समुच्चय की बात करेंगे। उप समुच्चय क्या होता है? कोई सेट दे रखा है, अगर उनमें से कुछ एलिमेंट लेके या पूरे एलिमेंट लेके हम दूसरा सेट बनाएं, तो उसको हम कहेंगे, ये जो नया सेट बनेगा वो पहले वाले का सब सेट यानी उप समुच्चय। जैसे यहाँ पर ए हमें ले रखा है, मान लो हमने दो एलिमेंटों का एक सेट ले लिया 1 और 2, ये ए के कोई एलिमेंट है, ये ए सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। इसके सब सेट कौन कौन से हो सकते हैं? एक जैसे मान लो या तो मैंने 1 ले लिया तो 1 उसी का पार्ट है तो ये सब सेट हो गया, 2 ले लिया तो ये हमने देखा तो ये भी क्या है, उसका सबसेट है, उन दोनों को शामिल कर लिया तो भी वो सबसेट है। और एक ध्यान रखना, 5 हमेशा सबका सबसेट होता है, 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट ना ले। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट जिसका जिसकी बात करेंगे यानी सबसेट के सभी एलिमेंट उसके सुपर सेट में शामिल होंगे। यानी ए में ये ध्यान रखना, सबसेट के सभी एलिमेंट उसी सेट से ही होने चाहिए, तब वो सबसेट होता है। फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है? कोई एक समुच्चय या एक से अधिक समुच्चय के सभी अवयवों को शामिल करने वाला जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे यहाँ पर ए और बी लिया हमने, ए बी सी लेके मान लो यहाँ पर तीनों के एलिमेंट शामिल कर दिए जाए किसी एक में, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। फिर यूनियन क्या होता है? दो सेट लें और उनका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है ए के भी सभी एलिमेंट आ जाए, बी के भी एलिमेंट आ जाए, तो उसको यूनियन सेट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है। जैसे 1 2 3 4 ए में है और 1 2 3 4 5 6, इनका यूनियन लेना है तो आपको 1 2 3 4 फिर 5 6 लिख देना है। यहाँ पर एक को या दो को इनको डबल बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यूनियन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों के सभी एलिमेंट शामिल होते हैं। फिर इंटरसेक्शन सेट यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है? दो समुच्चय के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। जैसे ए और बी हैं, इनको हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना हो यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना हो, तो हम उन कॉमन एलिमेंटों को देखेंगे या दोनों में शामिल ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, उनको हम सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। फिर अंतराल की बात करें, रियल नंबर की बात करें, तो दो प्रकार का अंतराल होता है। एक तो बंद अंतराल यानी जिसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, और एक होता है ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। तो इनको डिनोट करने का तरीका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो ये बड़ा ब्रैकेट में 3 और 5 लिख रखा है, यानी बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है, जैसे रियल नंबर में 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट संख्या शामिल होती है, और अगर इनको बड़े ब्रैकेट में रख दिया जाए इसका मतलब होता है कि 3 और 5 भी उनमें शामिल है।
दो संख्याओं के मध्य की समस्त संख्याएं और वो जो बाहर लिखी गई संख्या 3 और 5 ये भी शामिल होगी, तो इसको हम बंद अंतराल कहते हैं। फिर खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल में यहाँ पर जो ये बाहर वाली 3 और 5 संख्या शामिल नहीं की जाती है, इनके बीच की संख्या शामिल की जाती है, जो डेफिनेशन आगे आएगी। फिर डिफरेंस कैसे निकाला जाए, दो सेट दे दिया जाए, आपको उनका अंतर पूछे तो आपको जैसे ए में से बी घटाना है तो बी के एलिमेंट को आपको क्या करोगे, ए से हटा दोगे। जैसे 1 2 3 4 5 ये ए सेट दे रखा है, बी में 4 5 6 7 8 दे रखा है, तो ए माइनस बी यानी कि ए में से बी को घटाना है, ए में से बी का डिफरेंस करना है, तो यहाँ पर आप वो एलिमेंट हटा देना जो बी और ए में कॉमन है, बाकी ए के सभी एलिमेंट रखने हैं। अब जैसे आप बोलोगे 7 और 8 ये उसमें नहीं है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, जो ए के वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी में भी शामिल है, इतना सा ध्यान रखना। फिर कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, पूरक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्स सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है उसको हटा देना है। जैसे ए यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है, ए आपको 1 2 3 दे रखा है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 यानी ए सेट को हटा दोगे तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इनका वेन आर एक्स भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे ये यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक की संख्या दे रखी है, ए आपको 1 2 3 4 5 दे रखा है, बी आपको 4 5 6 दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप जो ये स्टैंडर्ड इनका मानक होता है कि आप व्रत बनाते हो, दो आपने व्रत बनाए ए और बी, तो यहाँ पर जो इनका कॉमन पार्ट है वो तो इस जगह पर रखोगे जो ए में ही आ जाए बी में ही आ जाए। जैसे 4 और 5 कॉमन पार्ट है, तो 4 और 5 हमने इनके इंटरसेक्ट पार्ट में रखे हैं, बाकी उनके अलावा ए की संख्याओं को ए में रख दिया, बी की संख्याओं को बी में रख दिया। इनके अलावा जो संख्या बची वो यूनिवर्सेट में थी वो बाहर रख दी। अगर कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अलावा जो ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना, मतलब ए के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं वो यूनिवर्सल सेट वाली वो सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाती है। और जो ए माइनस बी है, यानी कि देखो यहाँ पर ए में से जो ये छायांकित भाग है यानी कि बी को हटा दिया कॉमन पार्ट को, तो ये ए का बी ए माइनस बी का वेन डायग्राम है। इसी प्रकार बी माइनस ए का इस टाइप का होता है, ये आपको वेन डायग्राम भी बनाना आना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सेट थ्योरी की बेसिक जानकारी थी। बाकी आप 11th की बुक से सेट थ्योरी के सभी क्वेश्चन देखना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुए तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो, जिनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो हम बीएससी की बुक्स में या आगे पढ़ेंगे, उनको यहाँ पर शेड थ्योरी पर कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है, उन प्रॉपर्टी का एक समरी यानी नोट लिखा हुआ है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो कॉम्पिटेटिव यानी क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय होता है जैसे दो संख्याएं हो, क्रम विनिमय मतलब क्रम चेंज कर दिया जाए तो उनका रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसको कॉम्पिटेटिव यानी क्रम विनिमय कहते हैं। जैसे हम इंटरसेक्शन की बात करें कि ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करो, चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी का कॉमन पार्ट कहो चाहे बी और ए का कॉमन पार्ट कहो, सेम वैल्यू आती है। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है ये दो सेट के लिए क्या होती है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करती है। फिर एक नियम आप पढ़ोगे आगे, एसोसिएटिव नियम, साचार्य नियम, जो यानी कि साचार्य नियम के लिए सबसे पहले आपको 3 एलिमेंट आवश्यक होते हैं कि कम से कम आपके पास 3 एलिमेंट हो। फिर सहचार्य का मतलब ये होता है कि हमने पहले कोई 2 एलिमेंट चूज किए, उनके साथ ऑपरेशन किया और रिजल्ट प्राप्त हुआ, फिर उस रिजल्ट को तीसरे एलिमेंट के साथ आपको ऑपरेट करना है, उससे एक रिजल्ट प्राप्त होगा। फिर अब की बार आपको क्या करना है, जो पहले हमने 2 लिए थे उनको नहीं, कि उनके अलावा 2 अलग थे उनको ऑपरेट करके एक नंबर प्राप्त होगा, जिसका पहले वाले एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर अगर वैल्यू सेम आती है तो उसको एसोसिएटिव नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करें, हमने पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला, कुछ एक सेट प्राप्त होगा, उसका सी के साथ अगर इंटरसेट निकालें, सर्वनिष्ठ निकालें, तो फिर एक वैल्यू प्राप्त होगी। अगर अब इसको हमें सहचार्य है या नहीं है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी,
ये देखना हो तब की बार जैसे पहले उसमें ए और इंटरसेक्शन बी किया था, अब की बार इनमें से हम क्या करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्श पहले सर्वनिष्ठ निकाल के फिर उसका सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर वैल्यू सेम आती है तो एसोसिएटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव नियम का पालन करती है, शास्त्री नियम लगता है। फिर यहाँ पर जो फाई होता है, फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई आएगा, ये ध्यान रखना। फिर वर्ग सम नियम क्या होता है, यानी कि आइडम पोटम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी एक सेम एलिमेंट पर संख्या को या यानी कि किसी ऑपरेशन को सेम नंबर के लो या सेम सेट के लो, उसके ऑपरेट करने के बाद में वही संख्या वापस प्राप्त हो जाए, यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे हमने ए सेट को ए के साथ इंटरसेक्शन देखा तो ए ही प्राप्त हो गया, यानी कि सेम सेट की बात करें या सेम एलिमेंट की, अगर ऑपरेशन करने के बाद में वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है तो हम उसको वर्गसम नियम कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नियम क्या होता है या बंटन नियम, वितरण नियम वगैरह क्या होता है, तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन जो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप क्या करोगे, ए का पहले तो इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर यूनियन का चिन्ह, फिर ए का सी के साथ निकाल के फिर ये जो इस प्रकार का नियम होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन नियम है। ये बाकी आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो आपको शेड थ्योरी के बारे में ये बेसिक जानकारी थी। इनमें आपको क्या करना है, 11th की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।